नमस्कार। आज हम सब मिलकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव यानी वैदिक सभ्यता और उसके साहित्य को समझते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर सीधे ज्ञान के महासागर वेदों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी उत्पत्ति, इसके विस्तार और इसकी पूरी संरचना को एक-एक करके समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारे इस सफर का रास्ता क्या होगा। सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि को समझेंगे। इसके बाद वैदिक काल और आर्यों के आगमन पर बात करेंगे। फिर हम दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद और उसके बाद साम, यजुर और अथर्ववेद को भी बारीकी से जानेंगे। और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास शब्दावली और एक टेबल के साथ फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी नई कहानी को समझने के लिए ना उसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वैदिक काल को ठीक से समझने से पहले चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जरूरी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। यही वो बातें हैं जो वैदिक काल के लिए जमीन तैयार करती हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिंधु सभ्यता की कला और तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। ये मोहनजोदड़ो से मिली मशहूर पशुपति मोहर है। जरा ध्यान से देखिए, बीच में एक योगी की आकृति है जिसके बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और दाईं तरफ एक बाघ और एक हाथी। नीचे की तरफ 2 हिरण भी बैठे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 5 तरह के 6 जानवर हैं। इससे हमें उस समय की धार्मिक मान्यताओं का अंदाजा लगता है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें भी हैं इस सभ्यता के बारे में। सबसे पहली बात, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जो एक बहुत बड़ा टेक्निकल गैप है। दूसरी बात, घोड़े के अवशेष तो मिले हैं पर मोहरों पर उसका कोई चित्र नहीं है। ये काफी दिलचस्प है। और हाँ, शेर के भी कोई अवशेष नहीं मिले। धातु की बात करें तो वो सोना, चांदी, तांबा और कांसे का इस्तेमाल जानते थे। हाथ से चलने वाले चाक और मूर्ति पूजा भी उस समय चलन में थी। और एक और फैक्ट, भगवानपुरा से हमें बाद के हड़प्पा काल के पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्र धूसर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये सारी बातें हमें वैदिक काल और इस सभ्यता के बीच का फर्क समझने में मदद करेंगी। तो सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि तो हमने समझ ली। अब यहाँ से हम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं। ये है वैदिक काल, एक नई ग्रामीण सभ्यता जो सप्त सिंधव प्रदेश में पनपी। चलिए अब इस काल और आर्यों के आने की कहानी को जानते हैं। तो सवाल उठता है कि इस वैदिक सभ्यता का आधार क्या था। इसका आधार था वेद। ये शब्द विद धातु से बना है जिसका सीधा मतलब होता है ज्ञान या श्रुति। जैसा कि हमने बात की, ये एक नई ग्रामीण सभ्यता थी। अब इतिहासकारों ने इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस दौर में मुख्य भोजन जौ, दूध और उससे बने उत्पाद, सब्जियां और फल थे। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ तक आते आते जीवन शैली बदल गई और गेहूं और चावल मुख्य भोजन बन गए। ये बदलाव साफ साफ उनके कृषि के विकास को दिखाता है। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा से इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा रहा है वो ये कि आर्य आखिर आए कहाँ से थे। इस पर कई अलग अलग मत हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत है वो है मैक्स मुल्लर का। वो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। लेकिन दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को उनका मूल स्थान बताया। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि वो कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि सप्त सिंधव प्रदेश के ही मूल निवासी थे। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस की तरफ इशारा किया तो वहीं एल.डी. कल्ला ने कश्मीर को उनका घर बताया। तो अब देख सकते हैं, ये विविधता हमें बताती है कि इतिहास की पहेलियां कितनी उलझी हुई हो सकती हैं। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। इसे भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे पुराना पिलर माना जाता है और इसकी रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है संहिता, जिसमें मूल मंत्रों का कलेक्शन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन मंत्रों और यज्ञों के तरीकों की व्याख्या करते हैं। इसके बाद है आरण्यक। ये वो ग्रंथ हैं जो जंगलों में लिखे गए और इनमें रहस्यमय चिंतन है। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जिन्हें ज्ञान और दर्शन का शिखर माना जाता है। और इन्हीं के अंदर हमारे 4 महान वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अब हम अपनी तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से ऋग्वेद पर फोकस करेगा, जो कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है।
तो ऋग्वेद कितना बड़ा है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। जो पुरोहित इन मंत्रों का पाठ करते थे उन्हें होता कहा जाता था। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। अब इसके अंदर कुछ बहुत ही खास बातें हैं, जैसे कि हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है और इसके नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। अब एक दिलचस्प बात सुनिए, सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है, यमुना का 3 बार और हमारी पवित्र गंगा नदी का जिक्र सिर्फ 1 बार मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय का ज्योग्राफिकल फोकस क्या था। अच्छा, अब जरा ऋग्वैदिक समाज को देखते हैं कि लोग रहते कैसे थे। वर्ण व्यवस्था का जो पहला जिक्र है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई और यहीं पर शूद्र शब्द का भी पहली बार उल्लेख हुआ है। उस समाज में गाय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, इतनी कि गविष्ठी शब्द का मतलब ही था गायों के लिए होने वाला युद्ध। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समाज में अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं भी थीं। और जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है तो वो लोग अभी लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। उनके मुख्य धातु तांबा और कांसा ही थे। तो ऋग्वेद को समझने के बाद अब हम आ गए हैं अपने चौथे सेक्शन में। यहाँ हम बाकी के 3 जरूरी वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद के बाद नंबर आता है सामवेद का और इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। देखिए, साम शब्द का मतलब ही होता है गान। तो ये वेद असल में यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों की एक म्यूजिकल बुक है। जो पुरोहित इन मंत्रों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं, पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से सिर्फ 75 ही नहीं हैं, बाकी सब ऋग्वेद से ही ली गई हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं कौथुमीय, राणायनीय और जैमनीय, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य, जिसे पंचविश भी कहते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। इसे आप यज्ञ और अनुष्ठानों की रूल बुक कह सकते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है। इसकी 2 मेन ब्रांचेज हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स्ड हैं, और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद जो सिर्फ पद्य में है और इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इन यज्ञों को करवाने वाले पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय। इसमें हमें हिस्कार यानी टैक्स और हाथी पालने का भी जिक्र मिलता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी वेद अथर्ववेद पर। ये बाकी वेदों से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी, उनके विश्वास और उनकी परेशानियों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें आपको जादू टोना, वशीकरण, दवाइयों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें मिलेंगी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे, जिनका काम यज्ञ का निरीक्षण करना होता था। ये वेद हमें उस समय की पॉलिटिक्स की भी झलक देता है। इसमें सभाक और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है, और मगध और अंग जैसे महाजनपदों का नाम भी इसी में आता है। इसका सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एक टेबल और कुछ खास शब्दों की मदद से अब तक पढ़ी हुई सारी बातों को जल्दी से रिवाइज करेंगे। किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए उसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए कुछ खास शब्दों पर नजर डालते हैं। पहला शब्द है पुनर्भू। यह शब्द उस स्त्री के लिए इस्तेमाल होता था जिसकी दोबारा शादी हुई हो। दूसरा, गोत्र। ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारे समाज में है और इसका पहला जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। युद्ध के बारे में एक बहुत गहरी बात अथर्ववेद में कही गई है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। और एक बहुत जरूरी बात, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका जिक्र जन्म के आधार पर विष्णु धर्मसूत्र में मिलता है। ये ऋग्वैदिक काल में मौजूद नहीं था। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे इस टेबल की मदद से एक ही जगह पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। इसके पुरोहित थे होता और ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। फिर सामवेद, पुरोहित उद्गाता और ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य या पंचविश। इसके बाद यजुर्वेद,
पुरोहित अध्वर्यु और ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, और आखिर में अथर्ववेद, पुरोहित ब्रह्मा और ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। ये टेबल इन सभी जरूरी फैक्ट्स को एक साथ याद रखने में बहुत मदद करेगी। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? ये एक तरह से ईंटों से शब्दों तक का सफर था। जहां हड़प्पा सभ्यता ने हमें बेहतरीन सिटी प्लानिंग और मटेरियल कल्चर दिया, वहीं वैदिक सभ्यता ने हमें फिलॉसफी, भाषा और साहित्य की एक बेशकीमती विरासत दी। हाँ, उनके पास लोहा नहीं था, पर उनके विचारों में जबरदस्त मजबूती थी। जय संहिता यानी महाभारत और हमारे उपनिषदों की जड़ें इसी वैदिक साहित्य में हैं। तो ये सिर्फ एक गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की वो नींव है जो आज भी जिंदा है। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।